Welcome to all of you. Welcome to the Phloem Meet चैनल। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का स्टार्टिंग किया था और हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की देखी थी। अगर आपको 360 में 360 बायोलॉजी लाने, मार्क्स लाने, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा और आप अपने जो और भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं इस लेक्चर को। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि फ्लावर जो होता है वो एक फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है और फैसिनेटिंग ऑर्गन के साथ साथ आपको मैंने ये भी बताया था लास्ट टाइम पे कि फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या मॉडिफाइड शूट है। कैसे फ्लावर का फॉर्मेशन होता है लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। उसके बाद कंप्लीट फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल हमने नॉन एसेंशियल पार्ट और एसेंशियल पार्ट को डिस्कस किया था। नॉन एसेंशियल पार्ट में हम लोगों ने आउटर मोस्ट वॉल कॉर्ड, जिसको कैलिक्स बोलते हैं, उसको डिस्कस किया था, जिसकी यूनिट है सेपल, वो हमने बात की थी। इनर टू कैलिक्स यानी कि इनर जो मोस्ट वॉल होता है उसको कैलिक्स बोला जाता है। ब्राइट कलर का होता है, अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर को, और उसकी जो यूनिट होती है उसको पेटल बोला जाता है। वेल ऐसी तरीके से एसेंशियल वर्ड भी होता है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंड्रोशियम बोला जाता है और उसकी यूनिट को स्टैमेन बोला जाता है। गाइनोशियम में को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिडर किया जाता है और जो उसकी यूनिट होती है उसको कार्पेल या पिस्टिल कंसिडर किया जाता है। उसमें भी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कुछ पार्ट्स होते हैं। वेल हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर का एक डायग्राम बनाया था, उसको मैं डिस्कस किया था। देखिए, आप जब तक पुराना वाला लेक्चर यानी कि हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक कि आपको ये वाला लेक्चर समझ में नहीं आए, इसलिए आप लोग सब लोग पहला लेक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का देखिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एंड्रोशियम पार्ट। तो एंड्रोशियम को अगर हमें डिस्कस करना है तो एंड्रोशियम को डिस्कस करने के लिए नंबर 1 हम बात करते हैं एंड्रोशियम की। हम बात कर लेंगे एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम 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 किसी भी फ्लावर के अंदर जो इस एंड्रोशियम होता है उसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसीडर किया जाता है। चलिए इस बात को लिख लेते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसीडर्ड किया जाता है, कंसीडर्ड किया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको कंसीडर कर रहे हैं। वेल उसके बाद अगर अगला पॉइंट देखा जाए तो अगला पॉइंट ये है कि नेक्स्ट पॉइंट कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसीडर किया जाता है और इसकी जो यूनिट है, उसको स्टैमेन बोला जाता है, यानी कि इसकी यूनिट को स्टैमेन बोला जाएगा। वेल अगर इसकी यूनिट को स्टैमेन बोला जाएगा तो स्टैमेन भी आगे जा करके 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है। स्टैमेन भी 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है, जैसे एंथर, और एक होता है कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट, और एक होता है फिलामेंट। 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे, एक हो गया एंथर, एक हो गया कनेक्टिव टिश्यू और एक हो गया फिलामेंट। वेल ये सब तो आपको पता है। वैसे हम जनरली क्या देखते हैं, हम जनरली ये देखते हैं कि एंथर है और फिलामेंट ही हम लोग जनरली देखते हैं। उसके बाद हम आपसे ये बात करने जाते हैं कि देखिए स्टैमेन का अल्टीमेट गोल क्या है। स्टैमेन में जो एंथर होता है उस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर मैं कहूं आपसे तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, तो ये पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन अल्टीमेट गोल ये है कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। और यू विल सरप्राइज टू नो दैट कि पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होता है वो माइक्रोस्पोर से बनता है, वो होता है माइक्रोस्पोर से। आपको याद करिए कि हमने आपको हेटेरोस्पोरस बताया था, जिसमें से मेल जो गैमेट होता है, जो मेल वाला स्पोर होता है उसको माइक्रोस्पोर बोला जाता है। तो माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी कि माइक्रोस्पोर जो बनने की प्रोसेस है उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि माइक्रोस्पोर कहां बनता है। अगला क्वेश्चन ये, माइक्रोस्पोर जहां बनता है उसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोर जहां बन रहा है उसको बोला जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम, या इसको आप बोल सकते हैं पॉलन सैक, पॉलन सैक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, या इसको बोल सकते हैं पॉलन सैक। आफ्टर दैट ये जो पॉलन सैक है, नाउ अब यहां पे फोकस करिए आप, आई रिपीट कि ये जो पॉलन सैक है इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं, ये एक पार्ट ऑफ लीफ है। दिस इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ लीफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ लीफ, इसको पार्ट ऑफ लीफ कंसिडर किया जाता है। यानी कि इसको हम एक वर्ड दे सकते हैं विच इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल, इसको माइक्रोस्पोरोफिल बोला जा सकता है। ये बात समझ में आ गई आपको, इसको माइक्रोस्पोरोफिल बोला जा सकता है, या इसको दूसरे नाम से भी एक और नाम बोल सकते हैं, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड स्पोरोफिल बोल सकते हैं, मॉडिफाइड स्पोरोफिल भी बोल सकते हैं। वेल मेरा कहने का मतलब ये कि पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होता है वो माइक्रोस्पोर से होता है, और माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। माइक्रोस्पोर जहां पे फॉर्मेशन होगा उसको बोला जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम, या इसको बोलेंगे पॉलन सैक। फॉर एग्जाम्पल ये माइक्रोस्पोरेंजियम कहां पर प्रेजेंट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लीफ। सो लीफ के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्पोरोफिल। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल है या मॉडिफाइड स्पोरोफिल है। वेल ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी आई होप। वेल उसके बाद हम समझ गए, आगे देखते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे और सारी बातें, बहुत ढेर सारी बातें आपसे आज डिस्कस करनी है। आगे अगर हम बात कर लें तो उसमें देखा जाएगा एंथर की डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हमको एंथर समझ में आ गया, पहले हम देखेंगे कि स्टैमेन का स्ट्रक्चर क्या है। तो वेल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं तो आप यहां पे जरा फोकस करिए और बताइए मुझे कि एंथर जो होता है उसमें कितने लोब होते हैं। मान लीजिए ये हो गया आपका एंथर, दिस इज अ एंथर, ये हो गया एंथर। सो दिस इज कंसिडर्ड एज ए एंथर, ये एंथर कंसिडर किया जाएगा। इस एंथर के अंदर एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, यानी कि एंथर के अंदर दो लोब प्रेजेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं, दो लोब एंथर के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसको नाम दिया जाएगा बाइलोब्ड कंडीशन। बाइलोब्ड का मतलब दो लोब प्रेजेंट है। यहीं से इसके नीचे से यू विल बिलीव इट कि यहां आप देखिए, फोकस करके देखिए कि यहां पे इसके नीचे से एक फिलामेंट निकलता है, एक लंबा सा पार्ट निकलता है जिसको बोला जाता है फिलामेंट। ये हो गया एंथर, एंथर की जस्ट बेस से निकलेगा फिलामेंट। एंथर का या फिलामेंट का वो पार्ट जो एंथर के बेस से कनेक्टेड है, बात समझिएगा, फिलामेंट का वो पार्ट जो एंथर की बेस से कनेक्टेड है उसको बोला जाएगा डिस्टल एंड। ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज ए डिस्टल एंड। डिस्टल एंड वो वाला पार्ट है फिलामेंट का जो एंथर के बेस से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल यहां लिख देते हैं attached to the एंथर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा अगली बात, दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें यहाँ पे फोकस करें तो आपको ये समझ में आएगा, बेटा लोग आपको ये करें यहाँ पे फोकस, बहुत फोकस करके देखिए कि यहाँ पे इसके अंदर की तरफ एक छोटा सा पार्ट होता है, यहाँ मैं बना ही देता हूँ उसको, ये एक छोटा सा पार्ट होता है, ये देखिए आप, लेट मी रेड अनदर कलर, ये देखिए एक छोटा सा पार्ट है कि यहाँ पे मैंने बनाया है, इसको बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज कंसिडर्ड एज ए कनेक्टिव टिश्यू। बट कनेक्टिव टिश्यू आप बाहर से नहीं देख सकते हैं, यू कैन नॉट सी फ्रॉम द आउटसाइड। इसको आप तभी देख सकते हैं जब हम इसका सेक्शन काटेंगे, टीएस काटेंगे। तो इस बात को भी यहीं पे लिख ही देते हैं। चलिए इस बात को यहीं पे लिख देते हैं सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। तो यहीं पे इस बात को लिखेंगे, क्या कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। इसको बाहर से
नहीं देखा जा सकता। कब देखा जाएगा? सी आफ्टर टीएस, यानी कि जब इसका सेक्शन कट किया जाएगा तब ये आपका कनेक्टेड टिश्यू दिखेगा। फिलामेंट की अगर हम बात करें तो फिलामेंट के केस में अगर आप देखें तो फिलामेंट जो होता है वो कनेक्ट करता है। फिलामेंट किसको कनेक्ट करेगा? एंथर को थैलेमस से कनेक्ट करेगा। एंथर को किससे कनेक्ट करेगा? थैलेमस से कनेक्ट करेगा। नीचे जो पार्ट है, जो बेस है, अच्छा यहां पे अगर ये डिस्टल एंड है, अगर फिलामेंट का ये सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसको आप डिस्टल एंड बोलें तो नीचे वाला पार्ट को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा प्रॉक्सिमल एंड। दिस इज कंसिडर्ड एज ए प्रॉक्सिमल एंड। तो ये हो गया प्रॉक्सिमल एंड। ये प्रॉक्सिमल एंड जाकर के किससे कनेक्ट होता है? थैलेमस से नीचे जाकर के कनेक्ट होगा। वेल एक बात और बताऊं यहाँ पे कि जो प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट का, ये थैलेमस से कनेक्ट होगा, बट हर प्लांट में ऐसा नहीं होता है। आपको बताऊं कि ये जो प्रॉक्सिमल एंड है, ये इट कैन आल्सो अटैच टू द पेटल। ये पेटल से भी अटैच हो सकता है। इस कंडीशन को इपीपेटलस कंडीशन बोला जाता है। सो इट कैन आल्सो अटैचेस टू द पेटल। सो इस कंडीशन को बोला जाता है इपीपेटलस। दिस कंडीशन इज नोन एज इपीपेटलस। इस कंडीशन को एपीपेटलस बोला जाएगा। वेल फिलामेंट के अगर मैं फीचर लिखूं तो फिलामेंट में ये समझ में आता है कि ये कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग, इसको कनेक्ट करेगा एंथर को किससे कनेक्ट करेगा? थैलेमस से। एंथर को थैलेमस से कनेक्ट करेगा। पहली बात, लॉन्ग होता है, लंबा है, सिलेंडर है। तो ये कुछ फीचर हो गए एंथर के। अगर आप देखें यहाँ पे तो आप देखें यहाँ पे इस एंथर में क्या क्या है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आई रिपीट कि एंथर में दो लोब है, इसलिए इसको बाई लोब बोला जाता है। एंथर की बेस से फिलामेंट निकला होता है। फिलामेंट जो होता है उसमें एक डिस्टल एंड होता है जो एंथर की बेस से कनेक्टेड होता है, और एक प्रॉक्सिमल एंड होता है जो जाकर के थैलेमस से कनेक्टेड होता है। बट प्रॉक्सिमल एंड हमेशा थैलेमस से कनेक्ट नहीं होता है, एक एक्सेप्शन भी है। कई बार ये जाकर के पेटल से अटैच हो जाता है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं इपीपेटलस कंडीशन। ये हो गई आपकी इपीपेटलस कंडीशन। ये इपीपेटलस कंडीशन हो गई है। वेल फिलामेंट अगर देखा जाए तो कनेक्ट करता है एंथर को थैलेमस से, यानी कि लॉन्ग होगा और सिलेंडर होगा। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे कि अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर। जो फिलामेंट का अटैचमेंट है एंथर से वो वैरी करता है। बहुत बात समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं आपसे कि जो एंथर होगा, अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर, वो करेगा वैरी। यानी कि कोई जरूरी नहीं, जो फिलामेंट होगा जो एंथर से अटैच होगा वो वैरी करेगा, उसके अटैचमेंट जो होगा वो वैरी करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल लिखिए तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल ये तो हो गया आपका बाइलोड स्ट्रक्चर, और यहां से क्या निकल रहा है? एक एंथर निकल रहा है। तो अगर आप देखिए तो जो फिलामेंट है वो एंथर की बेस से कनेक्ट है या अटैच है। तो आप देखिए यहाँ पे जो फिलामेंट है, फिलामेंट अटैच टू द बेस ऑफ एंथर। तो अगर आप देख लीजिए तो यहाँ पे जो फिलामेंट है वो इसकी बेस से जाकर के कनेक्टेड है। वेल उसके अलावा और दूसरी बात देखिए, तो यहाँ पे अगर आपको देखें तो यहाँ पर भी एक एंथर है, और यहाँ पे इस बार यहाँ बेस से तो एंथर फिलामेंट निकल रहा है, मगर ये फिलामेंट बिल्कुल जो है रन कर रहा है थ्रू आउट द लोब। ये जो फिलामेंट है ये बेस से तो कनेक्टेड है, मगर ये लोब के थ्रू आउट जो हो रहा है वो रन कर रहा है। तो इस बात को भी लिख सकते हैं। यहां देखिए आप क्या लिखें? फिलामेंट रन थ्रू आउट द लेंथ एंड लोब। कितना बढ़िया पॉइंट है, जबरदस्त पॉइंट है कि जो फिलामेंट है जो एंथर से कनेक्ट हो रहा है वो वेरी कर सकता है। यानी कि अगर फिलामेंट बेस से कनेक्टेड है तो दूसरी तरफ फिलामेंट जो है वो रन कर रहा है थ्रू आउट द लोब, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये देखिए ये वाला पॉइंट,
वेल उसके बाद बात करते हैं इसका मतलब फिलामेंट ऑफ स्टैमेन। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट बात ये है कि जो फिलामेंट होता है, जो फिलामेंट होता है वो ऑफ स्टैमेन, जो फिलामेंट होता है स्टैमेन का वो वेरी करता है, यानी कि फिलामेंट जो होगा वो वेरी करेगा हाइट में, यानी कि उसकी हाइट और लेंथ, वो हाइट और लेंथ दोनों में ही वेरी करेगा, तो फिलामेंट जो होगा वो वेरी करेगा। नंबर 1, मान लीजिए यहां पे आपके सामने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखिए यहां पे मान लीजिए ये हो गया इसका पेडिसल और ये उसका हो गया ऊपर वाला पार्ट थैलेमस। तो ये वाला तो पार्ट हो गया इसका पेडिसल और ये इसका पार्ट हो गया थैलेमस। यहां से कुछ एंथर निकल रहे हैं, ये देखिए कुछ एंथर निकल रहा है, आप देखिए यहाँ पे बहुत गौर से देखिएगा, ये देखिए यहां से कुछ जो है वो स्टैमेन निकल रहा है, यानी कि फिलामेंट यहां से निकल रहा है और यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे ये कुछ एंथर लगे, यानी कि स्टैमेन है। अब यहां पे आप देखिए दूसरा पॉइंट कि यहां इसी के नीचे से कुछ और एंथर भी निकल रहे हैं, एंथर और फिलामेंट एक साथ निकल रहे हैं, ये देखिए स्टैमेन यहां से अराइव हो। अब आप देख लीजिए कि यहां पे टोटल स्टैमेन कितने, टोटल स्टैमेन की अगर हम बात करेंगे, टोटल स्टैमेन की अगर हम बात करेंगे तो वो है 6, टोटल स्टैमेन है 6। इस टोटल 6 में से जो 4 होंगे वो लॉन्ग होंगे और जो 4 होंगे 2 होंगे सॉरी उसको वो शॉर्ट होंगे। इस कंडीशन को बोला जाता है टेट्राडाइनेमस, इसको बोला जाता है टेट्राडाइनेमस, ये कंडीशन को टेट्राडाइनेमस बोला जाता है। यानी कि जो फिलामेंट होता है वो वेरी करता है। फिलामेंट जो होता है उसकी हाइट अगर 6 स्टैमेन है तो 6 के 6 एक ही हाइट के नहीं हो सकते, जिसमें से 4 लॉन्ग है तो शॉर्ट है। इस कंडीशन को टेट्राडाइनेमस कंडीशन बोला जाता है। वेल उसके बाद अगली बात करते हैं, एक काम करते हैं कि एक सेक्शन कट करते हैं। कैसे सेक्शन कट करेंगे, मान लीजिए यहां पे ये ऐसा, ये आपके सामने बाइलोब एंथर है और यहां से नीचे से इसके फिलामेंट निकला हुआ है। अब आप जानते हैं कि इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे डिस्टल एंड और इस वाले पार्ट को बोलेंगे प्रॉक्सिमल एंड, और यहां से हम इसका सेक्शन कट करेंगे। दिस इज अ सेक्शन कटिंग। ये हमने क्या काटा है, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा हुआ। ट्रांसफर यानी कि ऐसे ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाता है, ट्रांसवर्स सेक्शन, ये हमने ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया। ट्रांसवर्स सेक्शन जब कट करेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे तो हमें किस तरीके से ये नजर आएगा। चलिए उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ट्रांसफर सेक्शन कट करने के बाद हाउ इट लुक्स, उसका स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे। चलिए यहां देखते हैं, मेरे पास एक डायग्राम पड़ा है, आपको मैं दिखाता हूं। ये ट्रांसफर सेक्शन, अगर आप देखिए यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन को, आप यहाँ पे नजर दौड़ाइए थोड़ी सी, देखिए ट्रांसफर सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन को आप बहुत गौर से देखिए। देखिए ट्रांसफर सेक्शन में हमने यहां से हमने ट्रांसफर सेक्शन काटा हुआ ये, यानी कि ये तो आपका हो गया बाइलोब स्ट्रक्चर एंथर का, और यहां से हमने ये ट्रांसफर सेक्शन काटा हुआ। अब बहुत गौर से सुनना, ट्रांसफर सेक्शन कटने के बाद आप देखिए आपको ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहां पे ये जो आपने ये लाइन, मैंने पिंक कलर की लाइन जो यहां से डाली है, पिंक कलर की एक लाइन जो डाली है, इस पूरे पिंक कलर को, ये पूरा जो बॉक्स एक बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है पिंक कलर का, जो पूरा का पूरा बॉक्स बन रहा है, दिस बॉक्स इज कंसिडर्ड एज ए लोब, इसको लोब बोला जाता है। सो ठीक इसी तरीके से एक बॉक्स इधर भी होगा, इसको बोला जाएगा, ये एक और लोब हो गया, तो इसलिए कंडीशन कैसी बनती, बाइलोब। वेल उसके अलावा इस लोब के अंदर एक कॉर्नर में एक छोटा सा बॉक्स और बनाते हैं, ये छोटा सा बॉक्स, इस छोटे से बॉक्स को बोला जाता है थीका। छोटे से बॉक्स क्या बोला जाता है, थीका। बहुत गौर सुनिएगा क्योंकि ये आपके कई लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है।
इस थीका के अंदर एक छोटा सा एक गड्ढा होता है या एक होल होता है, उसको बोला जाता है, सर्कुलर होता है, इसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम, ये इसको बोला जाता है पॉलन सैक, इसको बोला जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम, ये इसको बोला जाएगा पॉलन सैक। एक्चुअली में यहीं पे माइक्रोस्पोर बनेगा और यहीं पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो। यहां सेंटर में आप देख रहे हैं, दिस इज कंसीडर्ड एज ए कनेक्टिव टिश्यू। जो मैंने आपसे बोला था कि कनेक्टिव टिश्यू आपको बाहर से नहीं दिखता है, जब सेक्शन कट करेंगे तब दिखेगा। ये जो आप यहां से ये ऐसा ग्रुप, ये ऐसे जो ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे जो ग्रुप बन के गया है, दिस ग्रुप, इसको इस ग्रुप को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप। और ये बिल्कुल नीचे की तरफ रन करता है, ऐसे नीचे जाकर के रन कर रहा है पूरा का पूरा, यानी कि रन अलोंग द लेंथ। और ये दो थीका को क्या करता है, सेपरेट करता है, यानी कि दो थीका होंगे, यानी कि एक थीका ये होगा, एक कॉर्नर पे एक थीका ये होगा, एक इधर होगा, तो ये दो थीका को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। और लेटर ऑन बाद में जाकर के यहीं पे जाकर के लाइन ऑफ डेहिसेंस बन जाएगा, यानी कि यहीं से डेहिसेंस का मतलब होगा फटना, यानी कि यहाँ पे कुछ लेयर्स होंगी, जैसे कि एक लेयर होती है, इसको एंडोथीसियम लेयर बोलते हैं, वो जब फटती है तो वहां से पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, इस प्रोसेस को डेहिसेंस बोला जाता है। वेल, तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ बातें समझाई, जैसे कि ट्रांसफर सेक्शन कट करने के बाद एक तो ये पूरा का पूरा ये पूरा लोब कंसिडर किया जाएगा, ऐसे दो लोब होंगे, इसलिए इसको बाइलोब बोला जाएगा। और इसी लोब के अंदर एक यहाँ कॉर्नर में एक छोटा सा स्क्वायर बनाया हुआ है समझाने के लिए, इसको थीका कंसिडर किया जाएगा। और इसी के अंदर एक होल है, ठीक है, जिसको इस होल को बोला जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक कंसिडर किया जाएगा, जिसके अंदर होता है माइक्रोस्पोर और उसी से बनेगा आपका पॉलन ग्रेन। कुछ टेक्निकल बात है जो आपसे डिस्कस करनी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो लोब प्रेजेंट है तो कंडीशन हो जाएगी बाइलोब। यहाँ पे एक लोब में दो थीका है तो इसको बोला जाएगा डाइथीकस। अब आप तो ये कहेंगे कि यहाँ पे भाई एक लोब के अंदर एक थीका ये है, एक थीका ये है, एक थीका ये है, तो टेट्राथीकस हो जाना चाहिए। नहीं, हमने एक लोब के हिसाब से लिखा हुआ है, एक लोब के हिसाब से एक लोब में दो थीका होंगे, इसलिए उसको डाइथीकस बोला जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन, मान लीजिए एक लोब के अंदर ये पूरा का पूरा लोब है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये है और एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये, यानी कि एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजियम है, यानी कि दो पॉलन सैक। ठीक है, तो दो लोब के अंदर कितने होंगे, दो लोब के अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजियम कंडीशन होगी, इसीलिए इसको बोला जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। सो दिस इज कंसिडर्ड एज ए टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं, थोड़ा सा और इसको अच्छे से डायग्राम को एनालिसिस करते हैं। इस डायग्राम का देखिए, यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा आपके सामने डायग्राम बना हुआ, देखिए ये चीज तो जो अंदर की तरफ पार्ट मैंने बनाया है, दिस पार्ट इज नथिंग बट अ माइक्रोस्पोरेंजियम। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर बाहर कुछ लेयर्स आपको दिख रही हैं, जैसे ग्रीन कलर की लेयर है, येलो कलर की लेयर है, और बीच बीच में यहाँ पे आपके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट ओवर हियर। आप देखिए कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम अपने दोनों चारों तरफ से एक वॉल से घिरा हुआ है, जिसको बोलते हैं कैपिटम, जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है। यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो पॉलन सैक है, वो चारों तरफ से एक वॉल से घिरा हुआ है, जिसको बोलते हैं टेपिटम। ठीक है, बात समझ में आएगी। टेपिटम के ऊपर एक और लेयर है जिसको बोलते हैं मिडिल लेयर। दिस इज अ मिडिल लेयर। ये 2 से 3 लेयर हो सकती है। उसके ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर और हम देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि एंडोथीसियम एक लेयर है, जो मैंने बताया था आपको, लाइन ऑफ डेहिसेंस, यानी कि यहीं से डेहिसेंस होगा। एंडोथीसियम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक एंडोथीसियम इनर होता है, इनर वाला, एक एंडोथीसियम आउटर वाला होता है। ये जो नीला और ये वाला जो कलर देख रहे हैं, दो, जो डार्क नीला वाला कलर है, ये एंडोथीसियम इनर वाला पार्ट है, और एक बाहर वाला जो हल्का सा आसमानी कलर है, वो एंडोथीसियम का आउटर वाला पार्ट है। सबसे बाहर की तरफ एक और लेयर है जिसको बोला जाता है एपिडर्मिस। ये हो गया, तो सबसे बाहर की तरफ है एपिडर्मिस, उसके बाद है एंडोथीसियम, जो 2 लेयर में डिवाइडेड है, इनर एंड आउटर, और उसके अंदर जो है वो मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर के अंदर टेपिटम है, टेपिटम के अंदर जो है वो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम।
अब एक क्वेश्चन यहां से बहुत प्यारा आपके स्टेटमेंट के बाद कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, माइक्रोस्पोरेंजियम डायरेक्ट कांटेक्ट में किस वॉल के, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? टैपेटम बोलेंगे आंसर। आंसर विल बी टैपेटम। ओके, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आउटर टू इनर अरेंजमेंट बताइए सेल का, जो लेयर्स है इसकी, और एक इनर टू आउटर, ये लेयर्स का अरेंजमेंट है, आउटर टू इनर और इनर टू आउटर, इसके अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, यहां पे वही बात लिखी हुई, ईच लेयर हैज डाइथिकस, यानी कि 2 थीका होंगे इसमें। 4 माइक्रोस्पोरेंजिएट है, इसलिए इसको टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट बोला जाएगा। ये तो वही पुरानी वाली बात हो गई। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो 4 लेयर से घिरा होता है। कौन कौन सी 4 लेयर? टैपेटम, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम एंड एपिडर्मिस, 4 लेयर हो। एंथर की 4 साइडें हैं। अगर आप देखें तो एक साइड ये वाली हो गई, एक साइड ये वाली हो गई, एक साइड ये वाली हो गई और एक साइड ये वाली हो गई। सो इसलिए इसको बोला जाता है टेट्रागोनल। सो दिस इज कंसिडर्ड एज ए टेट्रागोनल, इसको टेट्रागोनल कंसिडर किया जाता है। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आपको मैंने छोटा सा आंसर का सेक्शन कट करके बताया। अब आगे चलते हैं, आगे चल के कुछ और डिस्कशन करेंगे आपसे। भाई अच्छे डिस्कशन, मजा आएगा। मान लीजिए कि यहां पे आपके सामने एक इमेच्योर एंथर है और ये बनाया है माइक्रोस्पोरेंजियम। जब ये बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम है, जब ये बेटा मैच्योर होगा तो इनके अंदर बनेगा माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर जो होता है वो टेट्राड के फॉर्म में होता है। 4 माइक्रोस्पोर होते हैं। 4 माइक्रोस्पोर एक साथ यहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, इनको बोला जाता है पॉलन टेट्राड। ओके, और ये हो गया पॉलन सैक। क्लियर? तो इनमेच्योर जो एंथर होता है उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो आगे जाकर के जब मैच्योर होगा तो उसी में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। और आपको पता है माइक्रोस्पोर से किस चीज का फॉर्मेशन होगा? वो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। टेट्राड, टेट्राड का मतलब 4 माइक्रोस्पोर या 4 पॉलन ग्रेन वो एक में ही बंधे होंगे, कनेक्टेड होंगे। आई होप ये क्लियर होगा आपको। वेल, उसके बाद एक छोटी सी बात, छोटा सा पॉइंट कि एक फैमिली है जिसको बोलते हैं मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली के अंदर अगर आप यहां पे देखें तो आपको क्या दिख रहा है? 2 माइक्रोस्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिली। ओनली 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको देखो ऐसे दिखाया गया है यहाँ पे। ये देखिए 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो एक एंथर में एक ही लोब है। मालवेसी फैमिली के अंदर एक एंथर में एक ही लोब है, यानी कि ये इसको बोला जाता है यूनिलोब्ड कंडीशन। एक एंथर में इसका मतलब एक थीका होगा तो इसको बोला जाएगा मोनोथीकस। इसके एक एंथर में एक ही थीका होता है, इसलिए इसको मोनोथीकस बोला जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। एक एंथर में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जबकि वहां पे कितने होते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। यहाँ पे एक एंथर में एक थीका है, इसलिए मोनोथीकस बोल रहे हैं। वहां एक एंथर में कितना था? एक लोग के हिसाब से आप देख लीजिए 2 थीका था, कि वहां डाइथीकस कंडीशन बोलते थे। तो यहाँ पे एक एंथर में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, इसलिए इसको बुलाया जाता है माइक्रोस्पोरेंजिएट कंडीशन। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजिएट कंडीशन बोला जाएगा इसको। चल आगे बात करते हैं। आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी। हमने आपसे क्या डिस्कशन किया है, हम आपको बताते हैं। हमने ट्रांसफर सेक्शन कट किया है यहाँ पे, और ट्रांसफर सेक्शन कट करने के बाद हमने आपको लोब सिखाया, बाइलोब कंडीशन क्या होती है, थीका क्या होता है, डाइथीकस कंडीशन क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, पॉलन सैक क्या है। हमने ये चीजें आपसे डिस्कस की। फिर उसके बाद हमने कुछ लेयर डिस्कस किए जो पॉलन सैक के चारों तरफ है या कि माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ है। फॉर एग्जांपल टैपेटम डिस्कस किया, मिडिल लेयर डिस्कस किया, आपसे एंडोथीसियम डिस्कस किया, आपसे एपिडर्मिस डिस्कस किया। मगर एक बात और, मिडिल लेयर जो है उसमें 2 से 3 लेयर होती है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। खैर आगे बात करते हैं। फिर आपसे इमेच्योर एंथर के बारे में बात की हमने कि जब इमेच्योर एंथर मैच्योर होता है तो उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो टेट्राड के फॉर्म में बनते हैं। ये हम आगे प्रूव कर देंगे आपको। एक हमने आपको एग्जांपल यहां बताया कि मालवेसी जो फैमिली होती है, उस मालवेसी फैमिली के अंदर एक एंथर में एक लोब होता है, उसको यूनिलोब कंडीशन बोला जाता है। एक एंथर में एक ही थीका होता है, इसीलिए मोनोथीकस कंडीशन बोला जाता है। इसी में एक एंथर में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है और इसको माइक्रोस्पोरेंजिएट कंडीशन बोला जाता है। वेल, ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। यहां तक तो आपको बात समझ में आई होगी। एक केस है, बहुत रेयर केस है,
आपके सामने लिखा हुआ है आर्सियोथोबियम। आर्सियोथोबियम एक प्लांट है, उसके एक माइक्रोस्पोरेंजियम, 1 माइक्रोस्पोरेंजियम पर एंथर। एक एंथर में एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। ए माइक्रोस्पोरेंजियट कंडीशन, इसीलिए इसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियट कंडीशन। तो आर्सियोथोबियम एक बहुत रेयर केस है जिसकी एक एंथर में एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम कंडीशन देखने को मिलती है। आई होप सो ये आपको समझ में आया हो। तो हमने इतनी सारी बातें आपसे डिस्कस कर ली, अब हम आगे तरफ चलते हैं, वन बाय वन करके एक एक लेयर को डिस्कस करते हैं। हमने अभी अभी वहां पे लेयर डिस्कस किया, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, टेपिडर्म, ये सारी चीजें डिस्कस की। चलिए अब देखते हैं। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल सेल है और थिक लेयर है। यानी कि आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और इसके अंदर सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल प्रेजेंट होती है और ये लेयर जो होती है थोड़ी मोटी होती है, थिक होती है। क्योंकि ये बाहर पाई जाती है तो इसलिए प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं। ये ग्रेटली स्ट्रेच्ड होती है, यानी कि इसमें स्ट्रेचिंग होती है, मगर मैच्योरिटी के टाइम पे ये फ्लैट हो जाती है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो ग्रेटली स्ट्रेच्ड कंडीशन है और फ्लैट हो जाएगी मैच्योरिटी पे। तो ये तो हो गई एपिडर्मिस की बात। बट आर्सियोथोबियम अगेन वो एक प्लांट एक्सेप्शन में आता है कि इसके अंदर फाइब्रस की थिकनिंग प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस। यानी कि एपिडर्मिस के बाहर भी एक फाइब्रस की थिकनिंग प्रेजेंट होती है, जिसको बोला जाता है एक्सोथीसियम। एक्सोथीसियम बोला जाता है इसको। बहुत अच्छा पॉइंट है। ये फीचर है जिम्नोस्पर्म का। So this is the feature of a gymnosperm. Again, next point, एंडोथीसियम की बात करेंगे। एंडोथीसियम एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, तो प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। अगला पॉइंट ये है कि सिंगल सेल है। दूसरा रेडियली इलोंगेटेड सेल है, इसमें जो सेल्स पाई जाती है वो रेडियली इलोंगेटेड सेल्स पाई जाती है। ये भी थिक लेयर है, मोटी लेयर होती है। मैचुरेशन के टाइम, ड्यूरिंग मैचुरेशन, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो उस टाइम पे इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, इसकी वॉल के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। देखिए बात समझिए आप, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो उसकी वॉल के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। किसकी वॉल के अंदर? एंडोथीसियम की वॉल में चेंजेस आएंगे। जैसे एंडोथीसियम में मैंने आपको एक आउटर वॉल बताया और एक बताया इनर वॉल। आउटर वॉल जो होती है वो थिन होता है, पतला होता है, और जो इनर वॉल होता है वो थिक होता है। एंडोथीसियम का जो इनर वाला वॉल है वो थिक होता है और जो आउटर वाला वॉल है वो थिन होता है। रीजन क्या है? थिकनेस का रीजन क्या है? मैं आपको बताता हूं कि इनर वॉल इतना मोटा है, थिक है, तो कुछ रीजन होगा उसका। यस, डेफिनेटली रीजन, क्योंकि उसके अंदर अल्फा सेलुलोज फाइबर प्रेजेंट होता है। अल्फा सेलुलोज फाइबर प्रेजेंट होता है उसके अंदर। दूसरा कैलोज बैंड, कुछ केमिकल्स होते हैं कैलोज के बैंड प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से ये जो इनर वॉल होता है एंडोथीसियम वो थिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो अल्फा सेलुलोज फाइबर है, कैलोज बैंड है, ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर भी होता है। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का मतलब होता है एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, यानी कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और मैच्योरिटी के टाइम पे यही लेयर क्या होती है? फटती है, यानी कि इसका डेसेंट होता है और पॉलन ग्रेन यहां से रिलीज होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द मेन रोल, विच ऑफ द लेयर इज द मेन रोल फॉर द डेसेंट? तो आप एंडोथीसियम मार के आएंगे ऑप्शन। चलिए, तो आपको मैंने एंडोथीसियम बताया, इसका क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, सिंगल सेल, रेडियल इलोंगेटेड सेल, थिक लेयर प्रेजेंट होती है। ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ एंथर कुछ सेवरल चेंजेस आते हैं एंडोथीसियम में, जैसे इसकी वॉल जो आउटर वॉल है वो थिन हो जाती है, इनर वॉल थिक हो जाती है। रीजन क्या है थिकनेस का? क्योंकि इसके अंदर अल्फा सेलुलोज फाइबर और कैलोज बैंड प्रेजेंट होते हैं, जो हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर के होते हैं। हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर का मतलब होता है एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब करेंगे। और मैच्योरिटी के टाइम पे यहीं से एंडोथीसियम से क्या होगा, इसका वॉल है वो क्या रप्चर हो जाएगा और यहां से सारे के सारे पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को डेसेंस बोला जाता है। आगे बात करते हैं। नोट, एट सम प्लेस अल्फा सेलुलोज एंड कैलोज बैंड आर थिकनिंग एब्सेंट। कह रहा है कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पे अल्फा सेलुलोज और कैलोज बैंड की थिकनिंग जो होती है वो एब्सेंट होती है।
तो एब्सेंट होगी उस स्पेस को बोला जाएगा स्टोनियम। और ये वही स्टोनियम है जहां पर डेसेंस होगा एंथर का। चलिए इस चीज को दिखाते हैं स्टोनियम को। तो स्टोनियम मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये वो स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना है ये स्टोनियम है। यहाँ पे अल्फा सेलुलोज और कैलोस बैंड की थिकनिंग नहीं है, एब्सेंट है, तो यहाँ पे स्पेस को बोला जाएगा कैलोस। यहाँ पे जितने भी पॉलन ग्रेन बन रहे हैं ये सब पॉलन ग्रेन यहाँ बाहर रिलीज हो जाएंगे, इसको लाइन ऑफ डाइसेंस भी बोला जाता है। और ये वो स्ट्रक्चर बना हुआ है जो हमने आपको पहले बता दिए। वेल आगे आते हैं, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टोनियम क्या होता है? स्टोनियम वो एरिया होता है जहां पे अल्फा सेलुलोज और कैलोस बैंड की थिकनिंग एब्सेंट होती है, तो उसको स्टोनियम बोला जाता है। और यही से क्या होता है, पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, यानी कि इसको लाइन ऑफ डाइसेंस कंसीडर किया जाता है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा सक्सेसफुली। आगे बात करते हैं, उसके बाद आती है एक लेयर जिसको बोला जाता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर 2 से 3 लेयर की होती है, ठीक स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत मोटा होगा। पैरेन्काइमेटस सेल होंगी, यानी कि पैरेन्काइमा की कुछ सेल्स होंगी, और आपका पैरेन्काइमा की सेल्स हैं तो वो तो फूड स्टोरेज का काम करती हैं क्योंकि ये फीचर है। अगर आप जाइए और क्लास 11 में एनाटॉमी वाला लेसन पढ़िए, चैप्टर पढ़िए, तो उसमें लिखा हुआ है पैरेन्काइमा में फंक्शन का फूड स्टोरेज का काम करता है। बेटा ये जो सेल्स होती हैं बड़ी शॉर्ट लिव होती हैं, बहुत शॉर्ट लिव होती है, इसीलिए इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है इफीमेरल। इफीमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव सेल्स होती है, मिडिल लेयर के अंदर बहुत शॉर्ट लिव सेल्स होती है, इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज किया गया है इफीमेरल। याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिस मिडिल लेयर को यूजुअली अकर एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के टाइम पे या मैच्योरिटी से पहले भी यूजुअली बोल रखा हुआ है, मैच्योरिटी के टाइम पे मोस्टली देखा जाता है कि ये जो लेयर होती है पूरी की पूरी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, पूरी की पूरी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। मगर दो बातें यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है? एक तो प्लांट है हेलोपिया, इसमें 3 से 4 लेयर होती है मिडिल लेयर, जबकि वैसे नॉर्मली कितनी है 2 से 3 लेयर होती है, मगर हेलोपिया एक प्लांट है जिसके अंदर 3 से 4 लेयर हो सकती है मिडिल लेयर। और यहाँ तो एक प्लांट है लैमिनेसी जिसके अंदर मिडिल लेयर होती ही नहीं, मिडिल लेयर एब्सेंट होती है। तो ये वाला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको आप दिमाग में रखिए। अभी अभी जो हमने तीनों की तीनों लेयर हमने डिस्कस किए हैं, ऑल द अबव 3 लेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन, सब प्रोटेक्शन में काम करेंगे, चाहे एपिडर्मिस हो, चाहे एंडोथीसियम हो, और चाहे ये मिडिल लेयर हो, ये सब प्रोटेक्शन में काम करेंगे और सबके सब डेसेंस पे काम करेंगे। डेसेंस भी सबसे होगा, बट वन थिंग, बस एक चीज आप रिमेंबर याद रखेंगे कि डेसेंस जो होता है, मेन रोल जो होता है डेसेंस का, वो एंडोथीसियम से ही होता है, एंडोथीसियम से ही होगा। मगर हाँ, एंडोथीसियम डेसेंस में तो तीनों लेयर आएंगी, बट मेन रोल जो होंगी वो एंडोथीसियम का ही होगा। आई होप ये क्लियर होगा। और अब तो वो पॉइंट आने जा रहा है जहां पे इस बार 2025 में टैपेटम से क्वेश्चन आया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया है, आप पढ़िएगा और यहाँ पे लगाइएगा क्वेश्चन, आप तुरंत लग जाएगा। देखिए यहाँ पे कि टैपेटम है, ये टैपेटम वो लेयर है जो सीधे कनेक्टेड है, सीधे कवर्ड है स्पोरेंजियम या पॉलन सैक से। पहली बात, ये सबसे इनरमोस्ट लेयर है, हाँ ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, सिंगल सेल है, ठीक है, ये भी बात सही है। सराउंड स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी कि वो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर कुछ टिश्यू प्रेजेंट है, इसको बोला जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी इसको क्या बोला जाएगा? स्पोरोजिनस टिश्यू बोला जाएगा। यहाँ देखिए आप, मान लीजिए ये सारा का सारा जो पड़ा हुआ है इसके अंदर ब्लू ब्लू कलर का, ये सब स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, आते पीछे। तो स्पोरोजिनस टिश्यू यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। तो आप कहोगे फिर टैपेटम स्पोरोजिनस टिश्यू से जाएगा क्या? स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है उसमें कुछ सेल्स होती है और उन्हीं सेल को नरिश करता है आपका टैपेटम, ये इसका मेन काम। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि जिस स्पोरोजिनस की सेल होंगी उनको नरिश करेगा टैपेटम। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे देखिए जनरली जो टैपेटम होता है वो मोर देन वन न्यूक्लियस, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस ज्यादा होता है, यानी कि कंडीशन हो गई मल्टी न्यूक्लिएट। अब आप सोचिए, जिस सेल के अंदर बहुत न्यूक्लियस होंगे, बहुत क्रोमोसोम होंगे, पॉलीप्लॉइड कंडीशन है ना, मोर देन वन न्यूक्लियस, पॉलीप्लॉइड कंडीशन होगी।
अगर बहुत ज्यादा न्यूक्लियस होंगे तो मतलब डीएनए अमाउंट भी ज्यादा होगा। सोचिए डीएनए अमाउंट ज्यादा होगा कि नहीं होगा? जब बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे तो डीएनए अमाउंट भी ज्यादा होगा, और जब डीएनए अमाउंट ज्यादा होगा तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि जब बहुत सारा डीएनए होगा, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस होगा तो बहुत सारा डीएनए होगा, बहुत सारा डीएनए होगा तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन भी बहुत होगा, और प्रोटीन के साथ साथ एंजाइम का भी फॉर्मेशन होगा, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा होंगी, और साइटोप्लाज्म तो डेंस होगा ही, साइटोप्लाज्म तो डेंस होगा ही, है नहीं? तो ये इतनी बातें आपको याद करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आपने अगर इतना पढ़ लिया तो 360 आउट ऑफ 360 आपके आने वाले। चलिए आगे बात करते हैं। टैपेटम इनिशियली डिप्लॉयड होता है, मगर बाद में जाकर के पॉलीप्लॉयड कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, इनिशियली डिप्लॉयड होगा, ये देखिए यहाँ पे इनिशियली डिप्लॉयड है। इनिशियली जो होता है वो टैपेटम जो है वो डिप्लॉयड है, ये देखिए आप यहाँ इनिशियली डिप्लॉयड है। आज इनिशियल डिप्लॉयड होता है मतलब इसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है और साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, जिससे जो न्यूक्लियस होगा उसका नंबर बढ़ेगा, और न्यूक्लियस का नंबर बढ़ेगा तो फिर वो मल्टी न्यूक्लियड कंडीशन यानी कि पॉलीप्लॉयड कंडीशन में चला जाएगा। समझ गया? इसमें एक छोटी सी बात और है एंडोमाइटोसिस वाली, बता देता हूँ। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन एंड सेपरेशन, हमको पता है क्रोमोसोम पर डुप्लीकेशन होता है, सेपरेशन होता है, कहां होता है? ऑफ क्रोमैटिड टेक प्लेस विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन यहाँ नहीं होता है। स्पिंडल फॉर्मेशन से क्या होता है? स्पिंडल फॉर्मेशन होगा, काइनेटोकोर से अटैच होगा, सेपरेशन होगा, वो सब नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि कंडीशन पॉलीप्लॉयड भी डेवलप हो जाती है। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि पॉलीप्लॉयड कंडीशन अगर किसी प्लांट के अंदर आपको बनानी है तो आप किस केमिकल का यूज करेंगे? अगर आप पढ़ रहे हैं, लेक्चर को आप पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि अगर किसी भी प्लांट की पॉलीप्लॉयडी को बढ़ाना है तो किस केमिकल का यूज करें? आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे दीजिएगा, ठीक है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई। अब मेन काम ये है कि फंक्शन क्या है टैपेटम का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टैपेटम। अगर आप देखें तो इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होगा वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम। 1 मिनट, चलो मैं पानी पी लेता हूँ। यस, मेन फंक्शन जो टैपेटम को होगा वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये चारों तरफ तो टैपेटम की वॉल है, और बीच में यहाँ पे ये छोटे छोटे सेल जो आपके सामने ऐसे से बनाई है, दीज सेल्स आर नथिंग बट अ स्पोरोजेनस टिश्यू। तो टैपेटम क्या करता है, यहाँ से इन टिश्यू को क्या करता है, अंदर की तरफ नरिश करता है, इनको ग्रोथ में हेल्प करता है, इनको नरिश करता है। तो लिखा भी है प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, यानी कि यहाँ पे जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन होते हैं उनको नरिश करता है टैपेटम। उसके अलावा जो टैपेटम है वो कुछ केमिकल्स पे रिलीज करता है। नंबर 1, कुछ हार्मोन रिलीज करेगा, कुछ एंजाइम रिलीज करता है, जैसे कि एक एंजाइम जिसका नाम है कैलेज एंजाइम। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैलेज एंजाइम जो होता है वो रिलीज करता है टैपेटम। हम बात करेंगे इस पे भी लेटर ऑन। स्पोरोपोलिन एक और खास तरीके का केमिकल है स्पोरोपोलिन, इसका भी फॉर्मेशन करता है, इसका सेक्रेशन करेगा। यूरिश बॉडी, इसका भी फॉर्मेशन और सेक्रेशन करेगा। पॉलन किट, इसका भी सेक्रेशन करेगा। तो टोटल इतने सारे आपके कुछ केमिकल्स हैं जो टैपेटम न्यूट्रिशन के अलावा भी कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है। तो न्यूट्रिशन तो काम कर ही रहा है, वो न्यूट्रिशन तो काम करेगा, उसके अलावा कुछ सेक्रेशन भी, कुछ केमिकल्स का सेक्रेशन भी करता है। समझ आया आपको? तो कुछ सेक्रेशन भी करता है। अब एक काम करते हैं, ये जो कुछ केमिकल्स हैं इनके छोटे छोटे पॉइंट्स से डिस्कस कर लेते हैं अभी के अभी। चलिए, सबसे पहले है कैलेज एंजाइम। ये लिखा हुआ है कैलेज एंजाइम, टैपेटम से रिलीज होता है कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि ये देखिए आपके सामने ये 4 पॉलन ग्रेन बने हुए हैं, ये छोटे छोटे 4 पॉलन ग्रेन बने हुए हैं। दीज आर द 4 पॉलन ग्रेन्स।
एंड ये चारों के चारों जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये एक लेयर से चारों तरफ घिरे होते हैं। ये देखिए चारों तरफ एक लेयर है, ये चारों तरफ एक लेयर से घिरे हुए हैं। एंड दिस लेयर इज नथिंग बट, इसको कैलोज लेयर बोला जाता है, इसको कैलोज लेयर बोला जाता है। तो कैलोज लेयर तो ठीक है, ये तो कैलोज लेयर हो गई, ये चारों तरफ कैलोज लेयर ये बनी हुई, यानी ये पॉलन जो टेट्राड है वो चारों तरफ कैलोज से घिरा हुआ है, बाउंडेड है, यानी कि इसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एंजाइम कैलेज होता है जो टेबटम से रिलीज होता है, यहाँ पे इस कैलेज को डाइजेस्ट करता है, जिससे ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये फ्री हो जाते हैं, ये चारों के चारों पॉलन ग्रेन फ्री हो जाए, चारों के चारों पॉलन ग्रेन फ्री हो जाए। तो ये टेबटम से ये केमिकल निकल रहा है जिसका नाम है कैलेज, ये एंजाइम। और ये कैलेज उस जो टेट्राड फॉर्मेशन हो रही है उसके चारों तरफ जो केमिकल है कैलोज, उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, जिससे आपके पॉलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो ये हो गया कैलेज एंजाइम। अच्छा, उसके अलावा येलिश बॉडी, ये भी टेबटम रिलीज करते हैं। क्या है येलिश बॉडी? तो लिपिड इन नेचर होता है, ठीक है। येलिश बॉडी गेट कवर्ड बाय स्पोरोपोलिन। येलिश बॉडी जो होता है वो चारों तरफ से एक केमिकल से घिरा होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन क्या है, मैं आपको छोटा सा बताता हूँ। स्पोरोपोलिन जो होता है एक खास तरीके का केमिकल है, एक बहुत खतरनाक केमिकल है। दरअसल पॉलन ग्रेन में दो लेयर होती है, एक होती है एक्साइन लेयर, एक होती है जिसको जो आउटर लेयर होती है एक्साइन, एक लेयर अंदर की तरफ होती है पॉलन ग्रेन में जिसको बोलते हैं इंटाइन। एक्साइन लेयर स्पोरोपोलिन का बनी हुई होती है। बट यहाँ देखिए कि येलिश बॉडी जो है वो कवर्ड बाय स्पोरोपोलिन, यानी कि स्पोरोपोलिन से येलिश बॉडी घिरी होती है, कवर्ड होती है। इंक्रीज थिकनेस ऑफ एग्जाइम, ये एग्जाइम की थिकनेस को बढ़ाता है, क्योंकि एक तो लिपिड नेचर का है, ऊपर से ये कवर्ड भी है स्पोरोपोलिन से, और एग्जाइम तो पॉलन ग्रेन की सबसे बाहर की लेयर है, तो ये हो गई आपकी बात, थिकनेस भी बढ़ाएगा। हम और बात करेंगे स्पोरोपोलिन पे आगे। आउटर लेयर ऑफ पॉलन वॉल, सबसे बाहर की तरफ लेयर होती है एग्जाइम पॉलन ग्रेन की सबसे आउटर लेयर जो स्पोरोपोलिन की बनी हुई। पॉलन किट, पॉलन किट में ये देखिए मान लीजिए पॉलन ग्रेन है और इस पॉलन ग्रेन के चारों तरफ कुछ केमिकल लगा हुआ है और इस केमिकल को बोलते हैं पॉलन किट। दरअसल ये केमिकल किस चीज का बना हुआ है ये मैं जानना चाहता हूँ। ये बना हुआ है लिपिड प्लस कैरोटिनॉइड्स। किसका बना हुआ है? लिपिड प्लस कैरोटिनॉइड्स, याद रखिएगा। अच्छा, ऑयली लेयर, ये ऑयली लेयर है, तो ऑयली लेयर का एक फायदा तो होना चाहिए। क्या फायदा? अटैच टू पॉलिनेटर, ये पॉलिनेटर से अटैच हो जाएगा, ऑयली है ना तो अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा। प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेस, ये यूवी रेस से प्रोटेक्ट भी करेगा। येलो कलर होने की वजह से ये अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर को अपनी तरफ। तो ये तो हो गई पॉलन किट की बात। आई होप कि मैंने आपको इस टेपेटम से रिलेटेड सारी बातें क्लियर कर दी। न्यूट्रिशन से रिलेटेड बात बताइए, सेक्रेशन, सेक्रेशन में जो जो केमिकल्स थे वो सारे केमिकल्स को मैंने यहाँ से आपसे डिस्कस कर दिया। आई होप सो मैंने आपको क्लियरली सारी चीजें डिस्कस करी यहाँ पे आपसे। ये वाला स्ट्रक्चर तो आपको पहले से क्लियर है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें ये सारी लेयर आपसे डिस्कस कर रखी है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है ऊपर। और ये तो हो गया आपका स्टोमियम। स्टोमियम वही जहाँ पे आपका अल्फा कैलोस बैंड नहीं प्रेजेंट था, अल्फा कैलोस बैंड की थिकनिंग नहीं थी, एब्सेंट थी, और सेलुलोज फाइबर, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपसे डिस्कस हो गया। अब आपसे एक और बात डिस्कस करनी है। मान लीजिए कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू है, और स्पोरोजेनस टिश्यू जो होगा वो स्पोरोजेनस टिश्यू आगे जा करके उसकी हर एक सेल, ईच सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरीके से बिहेव करती है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू है जो कि डिप्लॉयड है, और उस स्पोरोजेनस टिश्यू से आगे जा करके क्या बनेगा, यानी कि उसकी स्पोरोजेनस टिश्यू की हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरीके से बिहेव करती है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होगी वो आगे जा करके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी, डेफिनेटली बाय द प्रोसेस कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और फिर उसके बाद माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। मगर आप सोचिए, ये जो अंदर की तरफ माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इससे जो पॉलन ग्रेन बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, तो इस टाइम पे क्या इसको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए होगा? डेफिनेटली चाहिए होगा। तो देखते हैं जरा कैसे मिलते। वैसे आपके सामने कुछ बातें, एक नंबर जो होगी लेयर इसको बोलेंगे एपिडर्मिस, ये सिंगल लेयर है। दो नंबर जो लेयर है, दो नंबर जो जिसको मार्क करते हैं वो एंडोथीसियम है,
ये भी सिंगल लेयर ही है। 3 नंबर से मार्क करते हैं ये मिडिल लेयर, ये भी 1 से 3 लेयर हो सकती है। 4 नंबर लेयर जो टेपिटम है सिंगल लेयर है, और ये यहाँ से आपके सामने ऐसे ऐसे ग्राफ खींचा हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ से ग्राफ खींचा हुआ है, तो ये इनर टू आउटर है, यानी कि ये अंदर से बाहर की तरफ आप जा रहे हो। ये तो पैटर्न हो गया, अरेंजमेंट हो गया। चलिए यहाँ पे ये देखिए आपके चारों तरफ, यहाँ पे इसके चारों तरफ लेयर्स यहाँ बना दी है सारी की सारी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। और ये लेयर जो है 1 नंबर कौन सी, एपिडर्मिस, 2 नंबर एंडोथीसियम, 3 नंबर मिडिल लेयर और 4 नंबर टेपिडम। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ये लेयर्स बना रखी। सबसे पहली बात, 3 नंबर वाली लेयर तो मिडिल लेयर है और 4 नंबर वाली तो टेपिडम है। ये जो 3 नंबर वाली लेयर है ये फूड देगी किसको, फूड दे देगी किसको, टेपिडम को। फूड देने के बाद मिडिल लेयर जो होगी वो डिजेनरेट हो जाएगी, डिजेनरेट होगी। तो हटा देते हैं 3 नंबर लेयर को, हटा देते हैं। तो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 4 नंबर है, 3 नंबर जो थी वो डिजेनरेट हो गई तो हट गई। अब जो 4 नंबर लेयर है ये फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी एमएमसी को, यानी कि माइक्रोस्पोर मजल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। और फिर उसके बाद टेपिटम भी डिजेनरेट हो जाएगी, टेपिटम भी डिजेनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे बच गए 1 और 2, यानी कि यहाँ पे सिर्फ बची एक और ये एपिडर्मिस और एक बन गए एंडोथीसियम। फिर लास्ट में एंडोथीसियम भी यहाँ पे रप्चर हो जाएगी, डेhiscence हो जाएगी, और यहाँ से जो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा वो रिलीज हो जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, जब ये टेपिटम डिजेनरेट होगा तो टेपिटम कुछ केमिकल भी रिलीज करेगा, जैसे एक कैलोज एंजाइम रिलीज करेगा। वही कैलोज एंजाइम जो टेट्राड के चारों तरफ कैलोज प्रेजेंट होता है उसको डिजेनरेट करेगा। ओके, अच्छा, यूरिश बॉडी में रिलीज करेगा, हमने डिस्कस कर लिया। स्पोरोपोलिन भी रिलीज करेगा जो पोलन ग्रेन की एक्साइन वाली लेयर को फॉर्मेशन करता है, यानी कि जो एक्साइन पोलन ग्रेन की सबसे आउटर लेयर है उसका फॉर्मेशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सारा का सारा पॉइंट। ये मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप जाएंगे, वहां आपको नोट्स मिल जाए। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। ओके, तो ये सारी बातें हमने आपसे डिस्कस कर दी। अब ये देखिए सेल वॉल, पोलन ग्रेन की जो सेल वॉल है वो डबल लेयर है, एक तो आउटर है जिसको एक्साइन बोल लें जो कि स्पोरोपोलिन का बना हुआ है, और एक इंटाइन हो गया इनर वॉल। अच्छा, खैर ये तो बात आपसे क्लियर हो गई। मेन लेयर जो है डेhiscence के लिए वो एंडोथीसियम है। वैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसे एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, सॉरी एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्टिव इन नेचर भी है, और डेhiscence यानी कि सभी लेयर फटेंगी टूटेंगी तभी तो बाहर वो पोलन ग्रेन निकलेगा, बट जो मेन रोल है वो एंडोथीसियम का ही है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपसे डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि माइक्रोस्पोर इंजन से कैसे माइक्रोस्पोर बनेगा, फिर माइक्रोस्पोर से कैसे पोलन ग्रेन बनेगा, पोलन ग्रेन में भी 2 सेल स्टेज का पोलन ग्रेन कैसे बनेगा, 3 सेल स्टेज का पोलन ग्रेन कैसे बनेगा, कितने मियोसिस चाहिए होंगे, कितने माइटोसिस चाहिए होंगी, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और फिर इस पूरे मेल यानी एंड्रोशियम पार्ट को हम खत्म कर देंगे। सो स्टे ट्यून, अब नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग वेट करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसको ओपन करिएगा, वहां पे कुछ क्वेश्चन भी पोस्ट आपको एनसीईआरटी से इसी चैप्टर से मैं आपको दे दूंगा, आप उसको सॉल्व करिएगा। आई होप, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपके 360 में 360 नंबर आएंगे, गारंटी के साथ बोलता हूँ, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए आप। ओके, थैंक यू सो मच।